नीतीश कुमार की मंशा तो समझ में आ रही है कि उन्हें राजनीतिक फायदा उठाना है सर। क्या आपने जनता के बीच में इसको लेकर के रायशुमारी की है? क्या आपने जनमत करवाया है? क्या आप चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला था? देखिए, ऐसा है कि बिहार में जितने भी क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनका पॉलिटिकल जो बेस है या ओरिजिन है वह कास्ट है। तेजस्वी यादव के साथ भी ये श्रेय इसलिए वो बांट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तेजस्वी के जो वोटर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, वो जाति बेस्ड वोटर है। एमवाई समीकरण A to Z कह देने से नहीं होगा। सर्वदलीय और सर्वसम्मति की बातों को मैं टोटली इनकार करता हूं। मैं इस स्तर पर भी चैलेंज करता हूं कि सरकार का कोई आदमी आकर के इस मुद्दे पर बात करे कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार कमजोर हुए, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या घटी, कई सिटिंग यहां तक कि मंत्री भी चुनाव हारे, नीतीश कुमार बैक टू पवेलियन चले गए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हमारी बाएं तरफ डॉक्टर नमन मिश्रा डॉक्टर साहब हैं जो पंचनामा में चीरफाड़ करते हैं, और हमारी दाईं तरफ आनंद श्रीधर सोशियो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। इनसे जानेंगे बिहार के विशेष पहलुओं के बारे में, इनसे जानेंगे बिहार में जो तत्काल मुद्दे चल रहे हैं, जातीय जनगणना। दोनों पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ राजनीतिक पक्ष बताएंगे और एक तरफ सामाजिक पक्ष बताएंगे। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत लाइव में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जातीय जनगणना को लेकर काफी चर्चा हो रही है, आपने भी सुना, सभी लोगों ने देखा होगा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और सर्वदलीय बैठक भी हुई है। इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि सभी दलों के नेता जातीय जनगणना कराने को लेकर राजी हैं, इच्छुक हैं? क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली बात तो जो सर्वदलीय और सर्वसम्मति की शब्द आपने जो यूज किया, यह अपने आप में ही फ्रॉड है, फॉल्स कॉन्शसनेस है, एक मिथ्या चेतना है। ठीक है, क्या आपने जनता के बीच में इसको लेकर के रायशुमारी की है? क्या आपने जनमत करवाया है? क्या आप चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला था? नहीं। तो फिर आप कैसे, मतलब जनता की प्रतिनिधित्व करने वाली बातें या उनका विचार है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जितने भी क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनका पॉलिटिकल जो बेस है या ओरिजिन है वह कास्ट है, और अपने जातीय समीकरण में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए और या फिर जातीय मुद्दे को फिर से रिवाइव करने के लिए, जो कि एक मंडल और कमंडल के टाइम में था, वो चीज़ें कहीं न कहीं अब समाप्त होती दिख रही थी और एक विकास की बयार चली थी जिसमें जाति कमज़ोर हो गया था। फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश है। इससे ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए सर्वदलीय और सर्वसम्मति की बातों को मैं टोटली इनकार करता हूँ। मैं इस स्तर पर भी चैलेंज करता हूं कि सरकार का कोई आदमी आकर के इस मुद्दे पर बात करे कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चूंकि यह जनता के को जनप्रतिनिधित्व नहीं करती है, जनता की विचार या उसकी मांग का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है, चूंकि यह सर्वदलीय है, पार्टी के लेवल पर किया गया है, जो क्षेत्रीय पार्टी है या जो भी पार्टियां हैं उस स्तर पर निर्णय लिया गया है। इसलिए इसकी फंडिंग जो है पार्टी अपने स्तर पर अपने कोष से करे, न कि जनता के 500 करोड़ रुपया जो है, जो आकस्मिक निधि से यहाँ पर खर्चा करने की बातें हो गई है। यह एक सरासर उस कोष पर लूट और डकैती के बराबर है। आखिर किसने अधिकार आपको दिया आकस्मिक निधि से आपको खर्चा करने का? टैक्स पेयर के पैसा जाएगा और एक टैक्स पेयर के ऊपर 7,7100 रुपया खर्चा होगा। हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा की तरफ चलते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जानने की। सर ने चर्चा की सभी पार्टियां अपने फंड से खर्च करें, बिहार में फंड से खर्चा करने की भी बात आई थी। मुकेश सहनी तैयार थे? नहीं, मुकेश सहनी तैयार थे, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे ना। नीतीश कुमार ये जो श्रेय है कि जातियों में बिहार को बांटने वाला कौन था,
ये श्रेय बांटना नहीं चाहते किसी और के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूं, तेजस्वी यादव के साथ भी ये श्रेय इसलिए वो बांट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तेजस्वी के जो वोटर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, वो जाति बेस्ड वोटर है। एमवाई समीकरण A to Z कह देने से नहीं होगा, एमवाई समीकरण में बंधा हुआ है वो पार्टी, और उसी समीकरण में सबसे ज्यादा ओबीसी जनसंख्या है बिहार की। नीतीश कुमार को ये बात पता है, ओबीसी की राजनीति नीतीश कुमार भी करना चाहते हैं। देखिए इसलिए करना चाहते हैं, पिछले चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से डैमेज किया हो उनको, चिराग पासवान किसके हाथ में खेल रहे थे, अपनी मर्जी से खेल रहे थे, क्या करते ये नहीं पता, लेकिन चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार कमजोर हुए, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या घटी, कई सिटिंग यहां तक कि मंत्री भी चुनाव हारे, नीतीश कुमार बैक टू पवेलियन चले गए। यानी देखिए युद्ध की एक नीति होती है, आप सामने वाले के रणनीतियों के हिसाब से अपनी रणनीतियां तय करते हैं, लेकिन युद्ध का एक सबसे बड़ा नियम होता है कि कभी भी लड़ते लड़ते सामने वाले की तरह नहीं बन जाना है। आप जिस बुराई से लड़ने चले हैं वो बुराई नहीं बन जानी है। आप बिहार में जाति समाप्त करने आए थे, आप एक इंजीनियर आए थे जो कि इंजीनियरिंग के चलते बिहार में नई संभावनाएं ला सकता था, पुल पुलिया बनाता, विश्वकर्मा की तरह बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करता। आप क्या बन गए? सोशल इंजीनियर। सर ने भी थोड़ी देर पहले ही इस शब्द का प्रयोग किया था। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं, इस विषय में हमने एक स्पेशल गेस्ट क्यों बिठाया है पंचनामा में, इसका भी आपको अंदाजा लग गया होगा। बिहार की राजनीति को लगभग 10 सालों से मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है और जो सोशियो एस्पेक्ट है वो एक बहुत जानकार व्यक्ति जिसने रिसर्च किया है वही बता सकता है। अगर मैं इसे हल्के में बोल दूं तो दर्शकों को भी लगेगा कि 10 साल तो आपको पत्रकारिता करते ही हुआ है और आप 31 की बात कर रहे हैं, पहले की जनगणनाओं की बात कर रहे हैं, अंग्रेज करके गए थे उसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे, सर यहाँ बैठे हुए इसीलिए, और सर पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। अगर इनसे मैं सवाल कुछ पूछूं, आप पूछें तो ये एकदम न्यूट्रल होकर जवाब देंगे। अब मेरे सवाल कुछ है सर से, मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं सवाल यही करना चाहता हूँ सर कि शायद मेरी बुद्धि छोटी है, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जातिगत जनगणना करके बिहार में सबसे बड़ा जो फायदा, एकमात्र फायदा जो सबसे बड़ा हो सकता है वो क्या? समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकला था, जातिगत जनगणना से सबसे बड़ा फायदा क्या निकलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा नहीं अब तक कि इससे क्या फायदा होगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। जी नहीं, गवर्नमेंट तो कह रही है कि इससे हमारे पास एक वैज्ञानिक डाटा आ जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक डाटा आ जाएगा। इस नहीं, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। वैज्ञानिक डाटा आ जाएगा। दूसरा है कि हम जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन तक हम एक टारगेटेड स्कीम लेकर के आएंगे। जब हमें जब तो सर जब डिप्राइव्ड के लिए कोई बनाना था कानून तो गरीब गिनाया था ना, गरीबों की जनसंख्या गिनी जाती, ये जाति में फिर गरीबी कहाँ से आएगी? हाँ, वही बातें हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था और अपने प्रेमचंद साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि जाति तो दो ही हैं, अमीर और गरीब, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, तो इस रूप में देखने की आवश्यकता है, न कि आपको आश्चर्य होगा कि जाति के अंदर भी इतनी उपजातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं कि जैसे 2011 की जो जनगणना हुई है, मतलब हर एक बिंदु पर आप सरकार को, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूं आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार का कोई आदमी आए और एक भी इसका फायदा गिना दे। सबसे पहली बात कि जो फायदे हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो इस बात पर ही डाउट है कि क्या इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। क्यों? 2011 में तो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था, काफी आम जनगणना के बाद काफी हो हंगामा हुआ था, कई राज्यों ने डिमांड किया, तो सरकार ने ठीक है सेंट्रल लेवल पर सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना हुई है, लेकिन इसका रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दिया गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ज्यादा सक्षम हैं, आपके पास ज्यादा अच्छी मिशनरी है, क्या अच्छी टेक्नोलॉजी है? वहां पर सरकार हाथ खड़ा कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कि इस डेटा को, इस जनगणना को नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता, करने लायक नहीं है। उसमें 8 करोड़ डेटा एरर दिखाया गया है। दूसरी बात है, इसमें 4,30,000, लगभग 4,28,000 है। ठीक है, तो 4,28,000 जाति और उपजाति की श्रेणियां लोगों ने दिखाया है। क्या किसी भी कंप्यूटर में इतने कॉलम बनना सक्षम है? कौन सा आप सुपर कंप्यूटर आप बिहार में है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, कौन से सुपर परम पद्म कंप्यूटर बिहार में आ गया है कि आप मतलब उसका कॉलम कैटेगराइजेशन कर लेंगे? कैसे डेटा का जो फीड जो होगा मैन्युअली हाथ से होगा क्या? कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2015 में बहुत ही जोर शोर के साथ, जितनी जोर शोर के साथ बिहार में चल रहा है, इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ वहां पर जातीय जनगणना हुआ है। 7 साल हो गए, इसका रिपोर्ट आ चुका है बहुत पहले, लेकिन इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? क्यों हाथ खड़ा कर दी?
तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो जिस टीचर से आप बिहार में करवाएंगे, आपके पास एक तो अनुभव नहीं है, अनुभवी लोग नहीं है, मिशनरी नहीं है। ट्रेनिंग दिया जाएगा सर? हाँ बिल्कुल 9 महीना, आप बिल्कुल 9 महीने में एक न्यू जनरेशन भी आ जाती है, बिल्कुल 9 में अभी से लेकर के और अगले मार्च अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। बिल्कुल इस शिक्षा व्यवस्था वैसे भी ध्वस्त हो जाएगी। अनुभव का अभाव है टीचर लोगों को, उन सबको लगाया जाएगा और सही ढंग से जनगणना होगा, इस पर भी शक है, क्योंकि इसके भी कई कारण हैं। लोग दावे कुछ और करते हैं कुछ और, दावे कुछ और करते हैं, उनकी बातों को आप मानेंगे? आपने कहा कि पड़ोस वालों से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है, बिहार की समझ नहीं है लगता है सरकार को कि पड़ोस से आप वेरीफाई करेंगे तो दो बातें होगी, या तो पड़ोस पहले से मिल जाएंगे, बगल वाले से पड़ोस आप तो मिल जाएंगे, नहीं हम सब लोग अपने आप को राजपूत दिखाएंगे, हम छोटे जात के हैं या बड़े जात के हैं, अपर कास्ट के हैं, लेकिन हम छोटे अपने दिखाएंगे। आपस में सारे टोला के लोगों ने एक सहमति से निर्णय ले लिया, पहली बात है। दूसरी बात और भी खतरनाक है, वह यह कि गोतिया किसी का होता है क्या, पटदार किसी का होता है क्या? हमने सही क्लेम करके सही बातें जो मैं जाति का बताऊं, बगल में वेरीफाई करने के लिए जाएगा, दौरपूर्वक कहाँ के अरे वो तो फलाना जाति का है, आरक्षण के लिए कर रहा है, आरक्षण के लिए कर रहा है। अब जिसने बताया सही बताया, लेकिन उसका 5 विरोधी है, जो पटदार है वो विरोधी है, वो गलत ठहरा देगा, आप किसकी बात को मानेंगे? दूसरी बात है कि पूरी की पूरी यह जो कास्ट सेंसस है, इस पर ही उंगली उठ रहा है। आखिर किसको पता नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, किस जनसंख्या टोटलिटी में नहीं, लेकिन किस एरिया में, किसी भी ब्लॉक में, बिहार में 534 आई थिंक ब्लॉक है, तो 534 ब्लॉक को हमने एक यूनिट बनाया है विकास का, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक में, और हर एक ब्लॉक हमारा पंचायतों में बटा हुआ है, वहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पंचायती राज, वहाँ पर लोकल शासन व्यवस्था है जो कि काफ़ी दुरुस्त है। आखिर किसको नहीं पता है कि किस गांव के, किस क्षेत्र के, किस गांव के, किस टोला में कितनी कौन सी जाति उपजाति रहती है? तो इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड आप क्यों बना रहे? 534 जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल पर आपके आरडीओ है, बीडीओ है, सीओ हैं, आपके ग्राम सेवक हैं, आपके चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से डाटा 534 की ब्लॉकों के डाटा को आप कलेक्ट कर देंगे तो स्टेट लेवल पर ऐसे ही आपका रिपोर्ट आ जाएगा। डेटा होता है ऑलरेडी आप, हाँ, बहुत सारे लोग प्रत्याशी उतारते हैं देखने जाति। आखिर आप कैसे चुनाव के टाइम में मतलब कास्ट के आधार पर आप टिकट बांटते हैं? वोटिंग बचा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किसको पता नहीं था कितनी संख्या कहां, किस टोला से किस बूथ पर, सबको पता है। ये पता नहीं कितने मंद बुद्धि की सरकार है। आखिर क्या मतलब 500 करोड़ की कोई घपला तो नहीं होने वाला है, ये भी दिखाता है। बिल्कुल, मतलब जब भी ऐसी कोई चीजें आती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखती है, जो चीज ऑलरेडी पता है उसको आप खोजने के लिए चले हैं। एक और सवाल है। दूसरी बात है कि ये सामने रिपोर्ट, आप हमें नहीं लग रहा कि रिपोर्ट कभी पब्लिश हो पाएगी, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर भी हम फायदे की बातें कुछ कर सकते हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार करा रही है, सरकार के पास बहुत अच्छा स्कीम हो सकता है, हमें नहीं बता रही है, हो सकता है कि छुपा कर रखे उस स्कीम को। मैं कुछ सवाल यहाँ करना चाहता हूँ। अगर हमारे संविधान की बात करें तो संविधान कहता है कि हम ऐसा एम करते हैं कि जाति विहीन समाज बनाएं। संविधान कहता है कि आप किसी से जाति पूछकर उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, सरकार ही जाति पूछेगी, सरकार ही जाकर पूछे कौन जात हो, आपका पुत्र कौन है, पिता कौन जाते हैं। आपको बीच के समय की बात बताता हूँ। नीतीश कुमार से हमें क्यों इतना प्यार हो गया था? जो नीतीश का पहला कार्यकाल था, उन्होंने जाति विहीन समाज बनाने की कोशिश की थी, और दूसरे नीतीश कुमार तक पहुँचते पहुँचते बिहार में वाकई बदलाव आने लगे थे। वो बिहारी जो बाहर जाकर अपमानित महसूस करता था, उसे कहा जाता था बाहर में कि नहीं, हम देख रहे हैं बिहार में बदलाव आ रहा है। इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो गए थे और ये ट्रेंड बदल गया था। आज बड़े बड़े घरों से लेकर गांव के छोटे छोटे घरों में भी ये बातें हो रही हैं। अगर बालक अगर प्यार मोहब्बत करके शादी करना चाहते हैं तो कोई विरोध उतना नहीं करता था। ये सब कुछ फिर शुरू होगा। आप जातियों और उपजातियों में, मैं कुछ दिनों पहले पंचनामा में कह रहा था कि गोत्र के आधार पर भी जातियां डिवाइड हो जाती हैं, और ये गोत्र पूछने वाले नीतीश कुमार, तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप गलत बोल रहे हैं, गोत्र नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल गोत्र पूछा जाएगा। शादी के अलावा किसी भी वक्त हमारे समाज में जात नहीं पूछा जाता है,
और शादी भी इसलिए पूछा जाता है कि उसका भी लोग साइंटिफिक कारण बताते हैं सर, कि गोत्र में न मिले तो भाई बहन में शादी ना हो जाए, ऐसी परिस्थितियां न हो दूर में। और इससे सवाल एक उत्पन्न होता है सर, मेरा उत्सुकता जो सभी के मन में होगी, दर्शकों की मुझे पता है, और आज आप जवाब दीजिएगा मुझे पता है। नीतीश कुमार की मंशा तो समझ में आ रही है कि उन्हें राजनीतिक फायदा उठाना है सर, डूबते को तिनका का सहारा, लेकिन बाकी सभी दलों को जो हम देखते हैं तो सारे दल इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाते हैं। भाजपा बार बार कहती है कि नहीं ये तो जरूरी है ही, लेकिन बिहार में पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। आपसे सर जानना चाहूँगा, सोशल एस्पेक्ट भी आप बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, ये जो अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव है इससे कितना प्रॉब्लम होता है, और इस जातिगत जनगणना से जनसंख्या नियंत्रण का क्या जोड़ घटाव है, ये बताइए सर। मैं आता हूँ एक एक करके। हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि मतलब जो तंबाकू खाने वाले होते हैं सब लोग एक जगह एक कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, अगल बगल के, तो और चीज़ में भले बैर हो, लेकिन अवगुणों की जब बातें होती है तो खैनी, बीड़ी, तंबाकू, व्हाटएवर जो भी है। और मुझे मधुशाला की पंक्ति याद आ रही है, मंदिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराते मधुशाला। तो बुराई एक ऐसी चीज़ है जिसमें यूनिटी बहुत ही आसानी से हो जाती है। ये वही चीज़ है जो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट कर दिया है। इनकी अस्तित्व की लड़ाई है, इनका वोट बैंक जो रेडीमेड वोट बैंक है वह खिसक रहा है। इनको लग रहा है कि अब विकास करना पड़ेगा। भाजपा धर्म के आधार पर पोलराइज कर रही है, तो इनको लग रहा है कि भाई वो धर्म के आधार पर पोलराइज कर रही है, तो हमें तो हमारे हाथ में क्या है, कास्ट है, हम भी कास्ट करेंगे। तुम्हारा कमंडल तो हमारा मंडल, एक नई प्रकार की मतलब मंडल कमंडल की एक राजनीति शुरुआत हो जाएगी, और बिहार फिर से 1960 के दशक में चला जाएगा। पहली बात है जातीय संघर्ष हो जाएगा। दूसरा क्या आपका प्रश्न था? सवाल ये था सर, हाँ, जातिगत जनगणना तो नीतीश जी अब कराएंगे तो तय है, जैसे शराबबंदी उन्होंने लागू की, और कल झारखंड ने प्रस्तुत कर दिया कि भाई 5 सालों में सबसे ज्यादा हमने शराब बेची है, अब हम बहुत खुश हैं। मतलब देखिए, एक स्टेट बहुत अच्छी बिजनेस कर रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को लाभ पहुंचा रहा है। ऐसी सर बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करने का मन बना लिया है। बिहार में ऑलरेडी एक बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हमें होती है। बस ट्रेन में बैठने वाले लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं कि सभी लोग सीट पर बैठे हुए हैं, यहाँ लोग हाथ पकड़ के जो रेलिंग होता है उसको पकड़ने के अलावा पीछे भी 10 आदमी लटक जाता है। तो सर जनसंख्या तो समस्या है ही। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनसंख्या समस्या नहीं है, हमने महिलाओं को बिहार कितना पढ़ा दिया है कि उन्हें पता है कि प्रजनन करना ही नहीं है। सर इससे दोनों का लिंकअप है कहीं ना कहीं। आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि ये जो जातिगत जनगणना होगी इसके बाद भी एग्रेसिव पॉपुलेशन बढ़ाया जाएगा। कैसे सर ये इंटरलिंक्ड है, बताइए। बिल्कुल डायरेक्टली मतलब जुड़ता है। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी कास्ट की संख्या कम हो, ज़्यादा हो, तो प्लान करेगी ना कि अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाना है। अब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक, क्योंकि यहाँ पर तो सर गिना जाता है। डेमोक्रेसी में यहाँ पर सर की गिनती होती है। जो जितनी ही संख्या में ज़्यादा होगा, पॉलिटिकल उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, पॉलिटिकल उसकी पार्टिसिपेशन उतनी अच्छी होगी, वो डोमिनेंट कास्ट होगा। तो ऐसे में जो विकसित हो चुके हैं, जो एलिट हैं, तथाकथित फॉरवर्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो फिर तो वो तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उनके ऊपर हमेशा एक फियर साइकोसिस पैदा हो जाएगी। एक हमेशा जो मुस्लिमों में जनरली हुआ है, एक फियर साइकोसिस, एक भय का दोहन, और उस भय का ही दोहन वो लोग करते हैं। एक कृत्रिम भय पैदा करके उसका दोहन करना अपने पक्ष में, कुछ ऐसी चीजें ही यहाँ पर होगी। तो जो हाँ बिल्कुल तो जो जनसंख्या में कम पड़ेगी वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का कोशिश करेगी। तो यह जो समस्या है मूल रूप से जनसंख्या स्थिरीकरण की, जो एक टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है 2026 तक, और साउथ के स्टेट्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जो बीमारू राज्य है जिसमें बिहार, यूपी, राजस्थान ये सब आता है, ये फिर से वही जनसंख्या बढ़ाएगा। कास्ट में अपनी डोमिनेंट कास्ट बनने के लिए संख्या बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे तो राजनीति में आप पीछे छूट जाएंगे। फॉरवर्ड को कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है, या तो जनसंख्या बढ़ाओ और नहीं तो मुझे अल्पसंख्यक घोषित करो, और अल्पसंख्यक घोषित करके अल्पसंख्यकों को सारा फायदा मुझे पहुंचाओ। अगर पता चल जाए कि पूरे बिहार में मात्र 1 लाख ब्राह्मण है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर तो वो आरक्षण मांगेंगे। बिल्कुल। अब आप
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की एक नई समीकरण बनेगी, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और वह ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर एक स्तर पर सक्षम है, संख्या में भले कम है वो, लेकिन वो सक्षम ज्यादा है, इसलिए अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करवाने के लिए हर एक को प्रयास करेंगे। और संभव है कि अलग पहचान के आधार पर, अलग जातीय पहचान है, सामाजिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, और सही मायने में पहचान तो अलग है। मान लीजिए अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं, जो गृह हैं, भट्ट हैं, जो कनकटा ब्राह्मण है, जो कर्मकांड कराते हैं, बहुत सारे उसमें हैं, कानकुज हैं, सरयू परायण है, तो इनकी अपनी मिथिला के क्षेत्र में मैथिल ब्राह्मण है, इनकी अपनी पहचान तो है, अलग खान पान, रहन, तौर तरीका, सोचने का, तो उस आधार पर कल होकर के इन डिमांड कर सकते हैं। ये अलग अलग संस्कृति के आधार पर, अलग पहचान पर के आधार पर मुझे अल्पसंख्यक घोषित किया जाए, और अल्पसंख्यक घोषित करके मुझे वो सारी सुविधा दिया जाए जो अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर तो नहीं, जाति के आधार पर, एक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भी होगा। हमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना करती है, मैं दुर्भाग्य से अगर हिंदू हूं तो मुझे अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो उनको तुरंत उसका अप्रूवल मिल जाता है। तो फिर तो अच्छा है कि मैं भी अल्पसंख्यक बन करके करूं। तो इससे एक नई समस्या पैदा होगी, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का, और वो बहुत ही खतरनाक होगा। जी। मैं चाहूंगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात हो, क्योंकि असली तो आपका प्रायोरिटी वही है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, सरकार ऑब्वियसली, नीतीश कुमार जी अपना खेत तो बेचेंगे नहीं, वो तो आपके हमारे पैसे पर ही होगा। इसका सर जरा ब्रेकडाउन करके जरा समझाइए दर्शकों को कि ये जो 500 करोड़ रुपया है ये किसके पॉकेट से जाएगा, और 500 करोड़ में तो ये होना भी नहीं है। अभी तो इसे जब 9 महीने तक खींचा जाएगा तो ये नया बच्चे की तरह जन्म लेगा, फिर इससे जब बड़ा किया जाएगा और अंततः कहीं बेरोजगार निकला, जैसा कि बिहार में ज़्यादातर लोग हैं सर, तो गड़बड़ा जाएगा मामला पूरा। जो समझाइए सर इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। बिल्कुल। आज के पेपर में, आज 3 जून है, आज के पेपर में मैं देखा हेडलाइन था कि अपने पैसों से जनगणना, जातीय जनगणना करवाई जाएगी। नहीं, मतलब मैं टाइटल देखा, हेडलाइन देखा पेपर में, बड़ी खुशी हुई कि भारत के इतिहास में पहली बार कि अपने खर्चा से जातीय जनगणना, सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें जातीय जनगणना कराई। मैं तो समझा कि सारे दल और मुख्यमंत्री महोदय शायद अपने पॉकेट से और सभी पार्टी मिलकर के खर्चा कराएंगे। बड़ी खुशी हुई, पेपर पढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा कि भाई ये तो 500 करोड़ आकस्मिक निधि से पड़ गया डाका, कंटीजेंसी फंड, हाँ, कोरोना हो गया, कोई ऐसी आपदा आ गई, बच्चे राजा का मति भ्रमित हो गया, भ्रमित, हाँ, कुछ तो कंटीजेंसी फंड होता है। अब वो 500 रुपया जो हमारा रिजर्व है ऐसे और सिचुएशन के लिए, उसको इसमें लगाया जाएगा। कोई भविष्य नहीं है इसका कि इसका रिपोर्ट आएगा भी या नहीं आएगा। अगर मैं हाँ आ रहा हूं उस मुद्दे पर कि अगर बिहार झारखंड मिलाकर के वही लगभग 15 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, ठीक है, जो हायर लेवल पर आते हैं। इसमें बिहार की बातें करें तो लगभग 50%, चूंकि झारखंड ज़्यादा संपन्न है टैक्स पेयर के मामले में, तो लगभग आप 7-7.5 लाख मान सकते हैं। तो 7-7.5 लाख जो टैक्स पेयर हैं, उनको अगर 500 करोड़ बट्टा आप इनको रखेंगे 7 लाख को, तो लगभग मुझे आ रहा है कि 7,7100 के आसपास कुछ बैठेगा। 7,000 का चुना। तो मान लीजिए मैं मेहनत मशक्कत करता हूँ, घर परिवार चलाने के लिए अपने रोजगार में लगा हुआ हूँ, तो मैं 7,000 रुपया मैं क्यों गवर्नमेंट को दूं? केवल अपनी जात जानने के लिए। ये ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, और 7,000 में मैं फिर बी पॉजिटिव अपने आप को जानूंगा, एक सर्टिफिकेट। मुझे पता है आपकी आप बी पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी आपको 7,000 रुपया देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा। मैं टैक्स पेयर हूं, क्या शोषण नहीं है? क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या अत्याचार नहीं है? क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा करने का अधिकार है? क्या मैनिफेस्टो में था? नहीं था तो अपने जन्मसम्मत सर्वे क्यों नहीं करवाया? रायशुमारी क्यों नहीं किया? कैसे आपने कर दिया कि सर्वसम्मति से और सर्वदलीय बैठक में जनता की चीजों को रिप्रेजेंटेशन ये नहीं करती है? कितने जनता से आपने पूछा कि वो उसको जाति और उपजाति में और गोत्र को बताने के लिए वो तैयार है? हम 3 लोग बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे का जाति और उपजाति को नहीं जानते हैं, लेकिन
बहुत अच्छे ट्यूनिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। जानते तो नीतीश जी भी हैं, वोट मांगने आएंगे तो जानते हैं। ऑर्केस्ट्रा में 10 ड्रम बीटर और 10 लोग होते हैं, एक दूसरे की जाति को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है और ट्यूनिंग से एक अच्छा, बहुत अच्छा संगीत पैदा होता है। एक वही चीज समाज, वैसा ही हमारा समाज है। और ऐसे ही केवल समाज नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति वैसे ही चल रही है, एक दूसरे के सपोर्ट से। जाति जानना कहाँ तक जरूरी है, और उसमें भी प्रश्न तो ये है कि जाति पता है, किसको नहीं पता है? शायद मुख्यमंत्री को पता ना हो, मंद बुद्धि के मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, गांव का, टोला का बच्चा उसको पता है कि किस गांव में, किस टोले में किस जाति, कौन सी मुसर जाति है, कौन क्या है, तत्मा है, पासवान है, ब्राह्मण है, कानकुब्ज है, सरयू परायण है, क्या है, राजपूत है, बाबू साहब है, क्या है, सबको पता है। कितनी संख्या है हमसे पता कर लीजिए। सारे बच्चे को पता और आपको पता नहीं है। इतने कमजोर बुद्धि, मंद बुद्धि।